हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए सीआरई 2025 के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस का निम्न में से कौन सा मोस्ट कॉमन कॉज है? ऑप्शन ए इन्फेक्शन, ऑप्शन बी ट्रॉमा और इंजरी टू द वेन, ऑप्शन सी इंट्रावेनस कैथेटर इंसर्शन, ऑप्शन डी जेनेटिक फैक्टर्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि इंट्रावेनस इंसर्शन। अगर हम बात करते हैं फ्लेबाइटिस की, तो फ्लेबाइटिस जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है इन्फेक्टिस फ्लेबाइटिस और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्टिस फ्लेबाइटिस। हमें जो देखने को मिलता है वो नॉन इन्फेक्टिस फ्लेबाइटिस मोर कॉमनली देखने को मिलता है। इन्फेक्शन की वजह से जो फ्लेबाइटिस होता है उसे इन्फेक्टिस फ्लेबाइटिस कहते हैं, बट यह रेयर केसेस के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है ट्रॉमा और इंजरी टू द वेन। ट्रॉमा और इंजरी टू द वेन की वजह से भी फ्लेबाइटिस होता है, लेकिन यह जो होता है मोस्ट कॉमनली इरिटेशन और इंजरी कॉज्ड बाय आईवी कैथेटर इंसर्शन की वजह से ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर की वजह से जो होता है हमारा वेरिकोस वेन का कंडीशन डेवलप होता है, ना कि फ्लेबाइटिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एंटीकोएगुलेंट्स इन प्रिवेंटिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के अंदर एंटीकोएगुलेंट जो होता है उसका प्राइमरी रोल क्या है? ऑप्शन ए टू प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन बाय थिनिंग द ब्लड, ऑप्शन बी टू डिसॉल्व एग्जिस्टिंग क्लॉट्स, ऑप्शन सी टू इंक्रीज प्लेटलेट एक्टिविटी, ऑप्शन डी टू इंप्रूव लंग फंक्शन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए टू प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन बाय थिनिंग द ब्लड। अगर हम बात करते हैं एंटीकोएगुलेंट जैसे कि हेपारिन या वारफेरिन की, यह हेल्प करती है ब्लड से एबिलिटी टू क्लॉट को रिड्यूस करने के लिए। इसी के साथ ही प्रिवेंट करती है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स दैट कैन कॉज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर हम बात करते हैं टू डिसॉल्व एग्जिस्टिंग क्लॉट, एग्जिस्टिंग क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए जो हम यूज में लेते हैं वो होती है हमारी थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स, ना कि एंटीकोएगुलेंट्स ड्रग। ऑप्शन सी के अंदर दिया गया टू इंक्रीज प्लेटलेट एक्टिविटी। एंटीकोएगुलेंट्स जो होती है उसका प्लेटलेट की एक्टिविटी पर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स जैसे कि एस्पिरिन वगैरह जो होती है वो इनहिबिट करती है प्लेटलेट को, लेकिन जो हमारी एंटीकोएगुलेंट है उसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। इसी तरह से ऑप्शन डी के अंदर दिया गया टू इंप्रूव लंग फंक्शन। यहाँ पर जो एंटीकोएगुलेंट है उसका लंग फंक्शन के साथ भी डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है। सो इस तरह से हमारा राइट आंसर रहता है ऑप्शन ए, यानी कि टू प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन बाय थिनिंग द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ पोजिशनिंग ए पेशेंट इन द फाउलर्स पोजिशन। किसी भी पेशेंट को फाउलर पोजीशन में प्लेस करने का प्राइमरी बेनिफिट क्या होगा? ऑप्शन ई टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर, ऑप्शन बी टू इंप्रूव लंग एक्सपेंशन एंड ऑक्सीजनेशन, ऑप्शन सी टू प्रमोट डाइजेशन, ऑप्शन डी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। ऑप्शन ई के अंदर हमें दिया गया टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर। अगर हम बात करते हैं फंक्शन की, तो उसका जो मेन बेनिफिट होता है वो रहता है रेस्पिरेटरी फंक्शन पे। और प्रेशर अल्सर की बात करें तो हर पोजीशन के अंदर प्रेशर अल्सर होने का रिस्क रहता है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हमें फ्रिक्वेंटली पोजीशन चेंज करना होता है एवरी 2 आवरली। नेक्स्ट दिया गया है हमें टू इंप्रूव लंग एक्सपेंशन एंड ऑक्सीजनेशन। ये हमारा राइट आंसर है। जैसा कि हमने देखा है कि इसका बेनिफिट रेस्पिरेटरी फंक्शन में रहता है। फाउलर पोजीशन में क्या होता है कि हमारा जो बेड है उसका हेड एंड हम एलिवेट करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है लंग्स एक्सपांड होते हैं और ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टू प्रमोट डाइजेशन। डाइजेशन में थोड़ा सा हेल्प मिलता है फाउलर पोजीशन में, लेकिन यह हमारा प्राइमरी बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। रिड्यूस द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन पे फाउलर पोजीशन के अंदर कम होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्राइमरी बेनिफिट की तो वो हमारा रहता है ऑप्शन बी, यानी कि टू इंप्रूव लंग एक्सपेंशन एंड ऑक्सीजनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट हैज अ कास्ट अप्लाइड फॉलोइंग ए फ्रैक्चर्ड आर्म, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स। एक पेशेंट है जिसे कि कास्ट किया गया है फ्रैक्चर्ड आर्म पे, निम्न में से कौन सा ऐसा असेसमेंट होगा जो विद इन फर्स्ट 24 आवर्स में परफॉर्म करना है? ऑप्शन ए चेक फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन एट द कास्ट साइट, ऑप्शन बी असिस्ट द पेशेंट फॉर साइंस ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ऑप्शन सी मॉनिटर द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी असिस्ट द स्किन फॉर इरिटेशन अंडर द कास्ट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि असिस्ट द पेशेंट फॉर साइंस ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कास्ट की, तो यहाँ पर जो रहता है चेक फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन एट ए कास्ट साइट जो रहता है यह हमारा विद इन 24 आवर प्राइमरी कंसर्न नहीं रहता है। इन्फेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट मेजर है, लेकिन अगर हम बात करते हैं फर्स्ट 24 आवर्स में तो वहां पर हमारा जो रिस्क ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम है उसको देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम के रिस्क की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलेगा सिवियर पेन, नमनेस, टिंगलिंग, डिक्रीज्ड पल्सेस अगर दिख रही है, यानी कि रिस्क है यहाँ पर हमारा कंपार्टमेंट सिंड्रोम का।
मॉनिटर द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे फर्स्ट जो है 24 आवर्स का वो है हमारा कंपार्टमेंट सिंड्रोम। इसके बाद आता है असेस द स्किन फॉर इरिटेशन अंडर द कास्ट। इरिटेशन जो होता है अंडर द कास्ट स्किन में, यह लेटर स्टेज के अंदर डेवलप होता है, इमीडिएट नहीं होता विद इन 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड द नर्स टीच ए पेशेंट अबाउट द प्रॉपर केयर ऑफ ए कास्ट। नर्स जो है वो कास्ट की प्रॉपर केयर करने के लिए पेशेंट को क्या टीच करेगी। ऑप्शन ए अप्लाई हीट टू द कास्ट टू हेल्प इट ड्राई फास्टर। ऑप्शन बी कीप द कास्ट क्लीन एंड ड्राई एट ऑल टाइम्स। ऑप्शन सी यूज शार्प ऑब्जेक्ट्स टू स्क्रैच अंडर द कास्ट फॉर इचिंग रिलीफ। ऑप्शन डी रिमूव द कास्ट इफ इट टू टाइट। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, जहां पर हमें दिया गया है अप्लाई हीट टू द कास्ट टू हेल्प इट ड्राई फास्टर, यह हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम जो अप्लाई करते हैं हीट उसकी वजह से कास्ट मटेरियल डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए ड्राइंग के लिए हमें जैसा भी कास्ट टेक्नीशियन ने या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने इंस्ट्रक्ट किया उसी तरह से उसे ड्राई करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन बी की, कीपिंग द कास्ट क्लीन एंड ड्राई एट ऑल टाइम्स, यह हमारा करेक्ट मेजर रहेगा। कास्ट जो है उसे ड्राई करना इसेंशियल है टू प्रिवेंट स्किन इरिटेशन, इन्फेक्शन एंड वीकनिंग ऑफ द कास्ट, क्योंकि अगर कास्ट ड्राई नहीं होगा और क्लीन नहीं होगा तो वेट कास्ट की वजह से स्किन ब्रेकडाउन हो सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूज शार्प ऑब्जेक्ट टू स्क्रैच अंडर द कास्ट फॉर इचिंग रिलीफ, यह हमारा बिल्कुल भी सही मेथड नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने कोई शार्प ऑब्जेक्ट को यूज किया तो इसकी वजह से इंजरी हो सकती है और यही हमारा एक इन्फेक्शन का सोर्स रह सकता है, इसलिए हमें शार्प ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट यूज नहीं करना है। नेक्स्ट आता है रिमूव द कास्ट इफ इट फील्स टू टाइट, यहाँ पर पेशेंट जो है वो खुद जो होता है कास्ट को रिमूव नहीं कर सकता, उसे उससे पहले कंसल्ट करना होता है डॉक्टर को, उसके बाद ही कास्ट को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर्स दैट रिक्वायर इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। निम्न में से कौन सा फ्रैक्चर का कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जिसके अंदर की इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी फैट एम्बोलिज्म, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ऑप्शन डी वॉमिटिंग। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फैट एम्बोलिज्म। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर के अंदर एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, वो है हमारा फैट एम्बोलिज्म। यह एक सीरियस और पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है जो कि लॉन्ग बोन फ्रैक्चर जैसे कि फीमर का फ्रैक्चर है तो उसके बाद हमें देखने को मिल सकता है। फेट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से यह लंग्स, ब्रेन और हार्ट में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर हमारा जो रहता है फेट एम्बोलिज्म को मैनेज करने के लिए इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट रहती है। बात करते हैं हाइपोटेंशन की, तो यहाँ पर अर्ली स्टेज ऑफ फ्रैक्चर के अंदर हाइपोटेंशन नहीं देखने को मिलता है। इसी तरह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो होता है वो फैट एम्बोलिज्म की वजह से लीड हो सकता है, मतलब कि प्राइमरी सोर्स जो है वो हमारा फैट एम्बोलिज्म ही है। नेक्स्ट आता है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग जो होती है वो पेन और मेडिकेशंस की वजह से हो सकती है, यह डायरेक्ट जो है हमारा फैट एम्बोलिज्म का या फ्रैक्चर का कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नकल कॉर्ड रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। नकल्स कॉर्ड का मतलब क्या है। ऑप्शन ए द अम्बिलिकल कॉर्ड इज wrapped around the fetal neck. ऑप्शन बी द अम्बिलिकल कॉर्ड इज abnormally short. ऑप्शन सी द कॉर्ड हैज मल्टीपल knots. ऑप्शन डी द कॉर्ड इज prolapsed into the vaginal canal. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए द अम्बिलिकल कॉर्ड इज wrapped around the fetal neck. उसे हम कहते हैं नकल कॉर्ड। इट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशन इफ इट इज टाइट और कॉजेज कॉर्ड कंप्रेशन, इसकी वजह से कॉर्ड कंप्रेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं द अम्बिलिकल कॉर्ड इज एबनॉर्मली शॉर्ट, यहाँ पर जो है वो बात हो रही है अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ की। अगर उसकी लेंथ बहुत ही कम है तो उसे हम शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है द कॉर्ड हैज मल्टीपल नॉट्स। कॉर्ड्स जो होती है उसके ऊपर मल्टीपल नॉट्स हो सकते हैं, लेकिन वो हमारा नकल कॉर्ड से लिंक नहीं करता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ऑप्शन डी की द अम्बिलिकल कॉर्ड इज प्रोलैप्स्ड इनटू द वेजाइनल कॉलन, यह भी हमारा दूसरा कंडीशन है। नकल कॉर्ड का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो यह है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो रैप्ड हो रही है फिटल नेक के अराउंड। आप यहाँ इस इमेज के अंदर भी देख सकते हैं, हमें यहाँ पर दो इमेज दिए गए, एक पैटर्न है इसका फ्री स्लाइडिंग पैटर्न और दूसरा है लॉक्ड पैटर्न। आप यहाँ इमेज में देखेंगे तो एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर ही। यहाँ पर जो है पूरा एक लूप बन गया है क्रॉस होकर, तो उसे हमने लॉक्ड पैटर्न कहा है, और यहाँ से जस्ट एक स्लिप हो रहा है तो उसे फ्री स्लाइडिंग पैटर्न कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन कैन अकर ड्यू टू ए प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स्ड है तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ऑप्शन ए डिक्रीज्ड फिटल हार्ट रेट, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड फिटल मूवमेंट, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड एमनियोटिक फ्लूइड, ऑप्शन डी इंक्रीज्ड फिटल ब्लड फ्लो।
राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, डिक्रीज्ड फिटल हार्ट रेट। अगर प्रोलेप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड है तो उसकी वजह से कॉर्ड कंप्रेस्ड होगी और हमारा जो फिटल ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज होगा, और फिटल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से एफएचआर यानी कि फिटल हार्ट रेट जो है वो भी डिक्रीज होने के चांसेस रहते हैं, जिसे कि हम वेरिएबल डिसेलरेशन भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं फिटल मोमेंट की, एमनियोटिक फ्लूइड की और फिटल ब्लड फ्लो की, तो यह तीनों ही चीजें इंक्रीज नहीं देखने को मिलती है।